हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज से हम शुरू कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एमसीक्यू की लेक्चर सीरीज। जो एमसीक्यू आप लोग के टेक्स्ट आपके लेसन्स में मतलब आप लोग के एग्जाम में 20 मार्क्स का आता है, उसके लिए मैंने ये सीरीज बनाया की कोशिश किया है। फिफ्थ सेम में भी मैंने बनाया था। अब फिफ्थ सेम में ऐसा हुआ था कि आपका एग्जाम ही नहीं हुआ, तो आप लोग को पूरा एग्जाम मतलब होता है ना ऑनलाइन एग्जाम के लिए, वो पूरा एमसीक्यू सीरीज आप लोग के लिए काम आ गई। अगर ये एग्जाम मतलब अभी जो सिक्स सेम का एग्जाम है, अगर आप लोग का एग्जाम नहीं मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन के बदले ऑनलाइन हुआ, तो आप लोग को ये काम आ जाएगा। और अगर ऑफलाइन भी हुआ तो भी आप लोग को काम आएगा, क्योंकि आप लोग को इसके जरिए 20 मार्क्स मिल सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव करने से पहले पहले आप लोग की शर्त ये रहती है कि मैं आप लोग बताता हूँ कि आप लोग पहले लेसन पूरा सॉल्व कर लिया करो। उसके थ्योरी पार्ट एक बार रीड कर लिया करो, तब आप लोग को एमसीक्यू करने जाया करो। रट्टा मत मारा करो, रट्टा मारोगे तो क्या होगा, आप लोग को डिफिकल्ट लगेगा। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप इसको रीड करिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आप लोग को क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेसन के बारे में समझ जाएगा। और जो आप लोग को थ्योरेटिकल पार्ट भी आता है, जो आप लोग को थ्योरी लिखने आती है, उसमें भी आप लोग ये नॉलेज यूज करके वहां पे लिख सकते हो अच्छी खासी चीज, अगर आपने उसको रीड किया होगा तो पहला काम क्या है, आप लोग को लेसन पूरा पढ़िए, जो भी इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन को मतलब वो लेसन को सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद एमसीक्यू पे आइए, तो आप लोग को बहुत आसान लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1 है आप लोग का, इसका नाम है आप लोग का अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ये आपका लेसन है, लेसन नंबर 1। ठीक है, तो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या लिखा है, कंपनीज में कंबाइन इन फॉलोइंग वेज। कंपनीज क्या हो सकती है, कंबाइन हो सकती है कौन से, नीचे दिए हुए जरिए से। एब्जॉर्प्शन के जरिए कंबाइन हो सकती है, अमालगमेशन के जरिए यस, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के जरिए, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के जरिए, मर्जर के जरिए। तो सबके जरिए कंपनी कंबाइन हो सकती है, सिर्फ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कोई कंपनी कंबाइन नहीं होती। खुद ही वो लोग क्या करते हैं, अपने आप की असेट्स और लायबिलिटीज में चेंजेस लाते हैं। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन छोड़ के बाकी सब में हम लोग कंपनी कंबाइन कर सकते हैं, बाकी सब ऑप्शंस में। तो इसका आंसर आएगा आप लोग का ए, एनी ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, एनी एक्सेप्ट 4। चार को छोड़ के बाकी कुछ भी चलेगा, हम लोग बाकी सब में कंबाइन कर सकते हैं। आगे लिखा है, इफ एबीसी लिमिटेड एंड डीएफ लिमिटेड आर टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी एक्स वाई जेड। दो कंपनियां हैं एबीसी और डीएफ, दोनों को टेकन ओवर कर रहा है एक्स वाई जेड, टेकन ओवर कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, अमालगमेशन बोलेंगे, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बोलेंगे, या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोलेंगे। इसको बोलेंगे हम लोग अमालगमेशन, क्योंकि दो कंपनी मिलके एक नई कंपनी बन जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अमालगमेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एबीसी एंड डीएफ आर टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी एक्स वाई जेड। वही सेम चीज बोला है, एबीसी और डीएफ को नई कंपनी टेक ओवर किया है, नई कंपनी जिसका नाम क्या है, एक्स वाई जेड। एबीसी एंड डीएफ आर नोन एज वेंडर कंपनी। एबीसी और डीएफ दोनों वेंडर कंपनी होगी क्या, एबीसी एंड एक्स वाई जेड आर नोन एज वेंडर कंपनी, एक्स वाई जेड एंड डीएफ एंड एक्स वाई जेड इज अ वेंडर कंपनी। तो वेंडर कंपनी मतलब ऐसी कंपनीज जो आप अपने आप को क्या कर रही है, सेल कर रही है, जिसको टेकन ओवर किया जा रहा है, मतलब जिसको खरीदा जा रहा है या जो बिक रही है, बराबर ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेंडर कंपनी बोलते हैं। तो इसमें ए और एबीसी और डीएफ दोनों बिक रहे हैं, बराबर, क्योंकि दोनों बंद होकर क्या बनने वाले, एक्स वाई जेड बनने वाले। तो इसका ऑप्शन आएगा हम लोग का ए। ठीक है, आगे आते हैं। इफ द एबीसी लिमिटेड एंड डीएफ लिमिटेड आर टेकन बाय न्यू कंपनी एक्स वाई जेड, वो सेम चीज बोला है, लेकिन नीचे का ऑप्शन लग दिया है कि एबीसी एंड डीएफ आर परचेसिंग कंपनी। नहीं, दोनों थोड़ी परचेसिंग होंगे। एबीसी एंड एक्स वाई जेड आर परचेसिंग कंपनी, एक्स वाई जेड एंड डीएफ आर परचेसिंग कंपनी नहीं। एक्स वाई जेड इज नोन एज परचेसिंग कंपनी, क्योंकि एक्स वाई जेड दोनों को टेक ओवर कर रहा है, तो मतलब एक्स वाई जेड क्या रहेगी, परचेसिंग कंपनी। बाकी दोनों कंपनियां जो है एबीसी और डीएफ, वो क्या है, वेंडर कंपनियां हैं, बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द बिजनेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी, अगर कोई एक बिजनेस है, एक्जिस्टिंग कंपनी, इसका नाम है एबीसी लिमिटेड, इज टेकन ओवर बाय द एग्जिस्टिंग कंपनी पीक्यूआर। एक और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी, मतलब ये भी मौजूद है, वो कंपनी भी मौजूद है, दोनों मतलब पीक्यूआर ने क्या करा, एबीसी को खरीद लिया है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, अगर आप लोग को पता होगा तो, बराबर ना। जैसे रिलायंस है, और किसी रिलायंस ने छोटी, जैसे एग्जांपल यूनिनॉर था, तो यूनिनॉर को खरीदा, टेक ओवर किया, तो रिलायंस भी पहले से मौजूद थी, यूनिनॉर भी पहले से मौजूद था, दोनों इसने टेक ओवर किया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिफ्थ का हो गया सी। सिक्स पे आते हैं हम लोग। इफ द बिजनेस ऑफ एन एक्जिस्टिंग कंपनी एबीसी टेकन ओवर बाय द एक्जिस्टिंग कंपनी पीक्यूआर। एबीसी एक्जिस्टिंग कंपनी है, पीक्यूआर भी एक्जिस्टिंग कंपनी है, उसने उसको टेक ओवर कर लिया है, तो एबीसी इज नोन एज वेंडर कंपनी, पीक्यूआर इज नोन एज परचेसिंग कंपनी। एबीसी को वेंडर बोलेंगे क्योंकि वो बिक रही है, और पीक्यूआर खरीद कर रही है, यस, तो पहले ही ऑप्शन राइट है। बाकी भी पढ़ लेते हैं, देखते हैं। एबीसी एंड पीक्यूआर नहीं, परचेसिंग, दोनों परचेसिंग थोड़ी होगी। पीक्यूआर इज द वेंडर कंपनी, उल्टा बोल दिया इसने, एबीसी एंड पीक्यूआर वेंडर कंपनी, तो पहले ही ऑप्शन क्या हमारा राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिक्स का एक के बाद सेवेंथ आते हैं। इफ द बिजनेस ऑफ एबीसी लिमिटेड लॉस मेकिंग कंपनी, एबीसी क्या है, एक लॉस मेकिंग कंपनी, जिसका लॉस हो रहा है बहुत दिनों से, इज टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी एबीसी लिमिटेड, इट इज कॉल्ड एज, बराबर ना। तो लॉस मेकिंग कंपनी है और एक हम लोग टेकन ओवर कर रही है, लेकिन जो एबीसी टेकन ओवर कर रही है
वो न्यू कंपनी है, वो पहले से मौजूद नहीं थी, ठीक है ना। अगर पहले से होती तो हम लोग इसको एब्जॉर्प्शन बोलते थे, बराबर ना, क्या बोलते थे, एब्जॉर्प्शन। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे एबीसी बंद होके लॉस मेकिंग कंपनी और एक नई कंपनी वापस बन रही है, लेकिन उसका नाम क्या है, एबीसी लिमिटेड, वो न्यू कंपनी है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में वही कंपनी, सेम कंपनी अपने एसेट लायबिलिटी चेंज करेगी, उसको इंटरनल बोलते थे। एब्जॉर्प्शन मतलब एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेता है, उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अमाल्गमेशन में दो कंपनी मिलके एक नई कंपनी बनती है। तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, पुरानी कंपनी बंद होती है, जैसे कोई एक एग्जांपल टाटा लिमिटेड है, तो वो लॉस में चल रही है, वो बंद करके टाटा न्यू लिमिटेड उन्होंने चालू कर दी है, तो वो दोनों एक ही कंपनी थी, क्योंकि वो दूसरी कंपनी जो बनी वो न्यू कंपनी बनी, इसी को बंद करके चालू करवाई, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो 7 का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। 8 का देखेंगे, इफ द बिजनेस ऑफ एबीसी लिमिटेड अ लॉस मेकिंग कंपनी इज टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी एबीसी लिमिटेड, न्यू कंपनी। अगर एबीसी को खरीदा किसने है, मतलब टेकन ओवर किसने करा है, एबीसी ने, न्यू कंपनी ने। तो एबीसी इज द वेंडर कंपनी एंड एबीसी न्यू इज अ न्यू, जो नई कंपनी है वो क्या है, परचेसिंग कंपनी। सिंपल सी बात है, पहले ही क्या है, राइट है, आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आपकी मर्जी, पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। When the merger involves liquidation of two existing company, जब मर्जर में क्या होता है, दो कंपनी लिक्विडेट हो, लिक्विडेट मतलब क्या होती है, उनके सारे एसेट लायबिलिटी मतलब उनको खत्म कर दिया जाता है, लिक्विडेशन में उनके ऑपरेशंस को क्या कर दिया है, बंद कर दिया, वो कंपनी बंद होती है। एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनी इट इज कॉल्ड, तब दो कंपनी बंद होके एक नई कंपनी बनती है, बराबर ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अमाल्गमेशन, अगर आप लोग को याद होगा तो, बराबर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। When the merger involve liquidation of one existing sick company and formation of new company, एक जो बीमार कंपनी है वो बंद होकर एक नई कंपनी बनती है, तो ऐसे में हमने पढ़ा था कि उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं, बराबर ना, याद है आप लोग को। चलिए यहाँ पे आते हैं, एक मैंने क्वेश्चन लगता है बीच में स्किप करके आगे चलेगा। When the merger involve liquidation of two existing company and formation of new company is called as amalgamation, यहाँ था आंसर, वो मैंने आगे लगता स्किप कर दिया, एक मिनट, ये देखिए अमाल्गमेशन, ठीक है ना। When the merger involve liquidation of one or more existing company and formation of new company, दो और मोर मतलब लिक्विडेशन ऑफ वन और मोर कंपनी, एक या दो कंपनी क्या हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, बराबर है, और फॉर्मेशन ऑफ नो न्यू कंपनी, कोई नई कंपनी नहीं बन रही है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। जब कोई नई कंपनी नहीं बनती उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एब्जॉर्प्शन, ना एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है, या दो तीन एक से ज्यादा कंपनी को खरीदेगी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। उसके बाद व्हेन मर्जर इन्वॉल्व लिक्विडेशन ऑफ वन सिक कंपनी, एक बीमार कंपनी बन के एक नई कंपनी बना रहे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अभी हमने यहाँ पे ऊपर एग्जांपल देखे थे इसमें, बराबर ना, ये सब में। आगे 11th हो गया, 12th, अ फीचर व्हिच इज कॉमन इन ऑल केस ऑफ मर्जर, सारे मर्जर के केस में कॉमन है, चाहे एब्जॉर्प्शन हो, चाहे अमाल्गमेशन हो, चाहे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो, सब में कॉमन है क्या, परचेसिंग ऑफ वन कंपनी बाय अदर कंपनी, लिक्विडेशन ऑफ एटलीस्ट टू कंपनी, दो कंपनी एटलीस्ट लिक्विड होती है, सब में जरूरी नहीं है ऐसा। फॉर्मेशन ऑफ एटलीस्ट वन कंपनी, जरूरी नहीं हर में नई कंपनी बने। लिक्विडेशन ऑफ एटलीस्ट वन कंपनी एंड फॉर्मेशन ऑफ एटलीस्ट, नहीं जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे बेस्ट क्या है, परचेसिंग ऑफ वन कंपनी बाय अदर कंपनी, एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या करती है, खरीदती है, तो जरूर होता है सब में, ठीक है। अंडर कंपनी एक्ट 1956, कंपनी एक्ट 1956 के हिसाब से एब्जॉर्प्शन इंक्लूड अमाल्गमेशन, एब्जॉर्प्शन के अंदर अमाल्गमेशन आता है क्या, नहीं, अमाल्गमेशन के अंदर क्या आता है, एब्जॉर्प्शन आता है, तो ये आएगा इसका 13 का बी आएगा। उसके बाद आते हैं, अकाउंटिंग फॉर अमाल्गमेशन इज गवर्न्ड बाय, जो अमाल्गमेशन का अकाउंटिंग जो हम लोग करते हैं वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से करते हैं, तो उसका है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के हिसाब से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर अब्जॉर्प्शन इज गवर्न्ड बाय, सिंपल अमाल्गमेशन के अंदर अब्जॉर्प्शन आता है, तो इसका भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या आएगा, 14 ही आएगा, बराबर है। नेक्स्ट 16 का, अकाउंटिंग फॉर अमाल्गमेशन बाय वे ऑफ परचेस इज गवर्न्ड बाय, अमाल्गमेशन बाय वे ऑफ परचेस, तो ये भी किसके हिसाब से आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के हिसाब से आता है, 14 में ही सब अमाल्गमेशन के सारे टाइप्स है। अकाउंटिंग फॉर अमाल्गमेशन बाय वे ऑफ मर्जर इज गवर्न्ड बाय, वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या आ जाएगा आप लोग का, 14 आ जाएगा, सबका सेम है, क्योंकि सब अमाल्गमेशन का ही टाइप है, तो अमाल्गमेशन का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका है 14 है। According to accounting standard 14, ट्रांसफरर कंपनी मींस द कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी को बोलेंगे, ऐसी कंपनी, अभी याद रखना, ट्रांसफरर कंपनी का मतलब जो कंपनी अपने आप को क्या कर रही है, बेच रही है, किसी और कंपनी में मिला रही है, तो विच इज अमाल्गमेटेड इनटू अनदर कंपनी, इनटू विच कंपनी इज अमाल्गमेटेड, विच इज न्यूली फॉर्म्ड, नन ऑफ द अबव, तो इसका आएगा विच इज अमाल्गमेटेड इनटू अनदर कंपनी, जो कंपनी खुद अमाल्गमेट हो गई किसी और कंपनी में, तो उसी को बोलते हैं ट्रांसफरर। और ट्रांसफर ही उल्टा रहेगा, जिसमें जाके एक कंपनी क्या होगी, अमाल्गमेट, जिसने खुद किसी दूसरी कंपनी को अपने में मिलाया है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसफर ही बोलते हैं। तो विच इज अमाल्गमेटेड नहीं, इनटू विच कंपनी इज अमाल्गमेटेड, जिसके अंदर कंपनी खुद जाके क्या हो गई है, अमाल्गमेट हो गई, जैसे ठीक है ना। एग्जांपल समझो, टाटा और रिलायंस, रिलायंस को टाटा ने क्या कर लिया है, परचेज कर लिया, खरीद लिया है, तो रिलायंस टाटा ने क्या कर लिया है, रिलायंस को परचेज कर लिया है,
तो जो रिलायंस है वो क्या रहेगा आप लोग का ट्रांसफरर, क्योंकि वो जाके मिल रही किसी और कंपनी में, और जो टाटा रहेगा वो आप लोग का क्या रहेगा ट्रांसफरी। ठीक है ना, याद रखना। आगे अकॉर्डिंग टू 19 का ये हो गया हम लोग का बी, और इसका भी क्या हो गया आप लोग का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 आते हैं। 20 पे दिया हुआ है आप लोग का विच अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 अमालगमेशन फॉल इनटू टू कैटेगरी। अमालगमेशन कौन सी दो कैटेगरी में आता है? अमालगमेशन एब्जॉर्प्शन में आता है कि मर्जर एंड परचेस में आता है? अमालगमेशन से रिकंस्ट्रक्शन में आता है, एक्सटर्नल। तो अमालगमेशन में कैटेगरी आती है मर्जर एंड परचेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। On amalgamation, share issue expenses appearing on asset side of the balance sheet of the vendor company। अगर जब हम लोग amalgamation कर रहे हैं और अगर क्वेश्चन में share issue expense दिया है और जो asset side पे दिया हुआ है बैलेंस शीट की, उसको हम लोग क्या करते हैं? क्लोज बाय डेबिट टू रिलेशन, क्लोज बाय डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर, क्लोज बाय डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्लोज बाय क्रेडिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो सिंपल सी बात है, वो जो आप लोग का शेयर इशू एक्सपेंस था वो कहां पे दिया था आप लोग का? असेट साइड पे दिया हुआ है, बराबर ना। तो शेयर इशू एक्सपेंस को जब आप उसको क्लोज करोगे तो क्या करोगे? उसको इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में क्या कर दोगे? डेबिट करके लिख दोगे, क्योंकि वो डेबिट बैलेंस में ही तो इक्विटी शेयर अकाउंट बनाएंगे और उसी में उसके इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट के कहां लिख देंगे? डेबिट में ही लिख देंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अमालगमेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द वेंडर कंपनी, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो इसको भी वहीं लिखेंगे, इस क्लोज बाय द इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के कहां पे लिखेंगे? डेबिट में लिख के इसको भी क्लोज कर देंगे, क्योंकि ये भी पैसा किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही होता है। ठीक है ना। और अमालगमेशन डिबेंचर अकाउंट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ द वेंडर कंपनी, अगर डिबेंचर अकाउंट दिखता है तो क्या करेंगे हम लोग? कौन सा 23 का देखिए, इज क्लोज बाय द क्रेडिट टू परचेसिंग कंपनी इफ डिबेंचर आर टेकन ओवर बाय द परचेसिंग कंपनी, इज क्लोज बाय द क्रेडिट टू रिलेशन अकाउंट वेदर द डिबेंचर आर टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी और नॉट। तो इसका आएगा आप लोग का इज क्लोज बाय द क्रेडिट और डिबेंचर होल्डर अकाउंट इफ डिबेंचर आर नॉट टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी, इज क्लोज बाय द डेबिट रिलेशन वेदर डिबेंचर आर टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी और नॉट। तो इसका आएगा हम लोग का रिलेशन के कहां पे लिखते हैं हम लोग? इसको क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक है ना, क्योंकि डिबेंचर आप लोग की लायबिलिटीज में रहता है, तो उसके रिलेशन कहां पे लिखेंगे? आप लोग उसको डेबिट क्रेडिट में लिखेंगे और इसको क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे, भले से न्यू कंपनी उसको लिया हो चाहे नहीं लिया हो। ऑन अमालगमेशन पीएफ अकाउंट अपीयरिंग ऑन लायबिलिटी साइड इज बैलेंस शीट ऑफ द वेंडर कंपनी, पीएफ अकाउंट कहां पे आ रहा है? आप लोग के लायबिलिटी साइड में दिखा रहा है, तो इसको क्या करोगे आप लोग? is close to credit to purchasing company, is close to credit to relation account, is close to credit to equity shareholder, is close to debit to relation account। तो प्रोविडेंट फंड आप लोग को दिखा रहा है लायबिलिटी साइड में, तो इसको कहां लिखेंगे हम लोग? रिलेशन कहां पे लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि लायबिलिटी जो क्रेडिट होती है, बराबर ना, तो उसके रिलेशन में क्रेडिट में लिख के खत्म कर दो, इसको क्लोज कर दोगे। नेक्स्ट 25 में आप लोग का लिखा है ऑन अमालगमेशन सिंकिंग फंड अकाउंट अपीयरिंग ऑन द बैलेंस शीट ऑफ द वेंडर कंपनी। सिंकिंग फंड है आप लोग की लायबिलिटी साइड पे दिखा रहा है, बराबर है, तो कहां पे आएगा वो? इज क्लोज टू क्रेडिट टू परचेसिंग कंपनी, इज क्लोज टू क्रेडिट टू रिलेशन अकाउंट, तो इसका भी क्या आएगा आप लोग का? बी नहीं आएगा, सॉरी, इसका आएगा क्लोज टू क्रेडिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि सिंकिंग फंड जो पैसा होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है, सॉरी फंड्स है ना वो, तो किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर का होता है, तो उसको हम लोग लायबिलिटी साइड पे है। नहीं तो नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, अगर डेबिट साइड पे रहता था, जैसे हम लोग ने ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस का करे, उसका करे, बराबर ना, वो सब डेबिट साइड का था, तो डेबिट पे लिखे थे इक्विटी शेयर के, इसको कहां पे लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये लायबिलिटी साइड का है। क्लियर है, आगे आते हैं 25 हो गया। 26 ऑन अमालगमेशन इफ द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर पेड एज वेल एज बॉर्न बाय द परचेसिंग कंपनी, अगर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड और पेड भी उसी कंपनी किया और उसका जो खर्चा उठाया उसके परचेसिंग कंपनी में उठाया है, तो क्या करेंगे हम लोग? एंट्रीज आर पेयर्स इन द बुक्स बाय परचेसिंग एज वेल एज वेंडर कंपनी, दोनों कंपनी में मतलब पुरानी कंपनी और न्यू कंपनी, वेंडर कंपनी और परचेसिंग कंपनी में दोनों में एंट्री करेंगे। नो एंट्रीज पास इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी, वेंडर कंपनी में कोई एंट्री नहीं होगी। नो एंट्रीज पास इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी, नो एंट्रीज पास इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग एज वेल एज वेंडर कंपनी, तो इसका आएगा हम लोग का नो एंट्रीज पास इन द वेंडर कंपनी। वेंडर कंपनी के अकाउंट में कोई एंट्री नहीं आएगी, जो क्या बोलते हैं परचेसिंग कंपनी, उसके अंदर तो एंट्री आएगी क्योंकि उसने खरीदा है। वेंडर जो कंपनी बिक रही है वो अपनी बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि खर्चा किसने उठाया है? आप लोग की परचेसिंग कंपनी जो खरीद रही उसने। ऑन अमालगमेशन प्रेफरेंस शेयर सेटल एट प्रीमियम, अगर अमालगमेशन कर रहे और प्रेफरेंस शेयर को हम लोगों ने प्रीमियम दे दिए, ज्यादा पैसा दे दिए, तो हम लोग को कहां लिखना पड़ेगा? तो प्रीमियम इज क्रेडिट टू रिलेशन अकाउंट, प्रीमियम इज डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, तो प्रीमियम को क्या करना पड़ेगा? आप लोग को डेबिट करना पड़ेगा, कहां पे? रिलेशन अकाउंट के, क्योंकि आप लोग ने पैसा रिटर्न दे रहे हो, तो आप लोग को प्रीमियम जो रहता है सिक्योरिटी प्रीमियम, आप लोग ने जनरल एंट्री करोगे तो कहां पे रहता है? डेबिट में रहता है। कहां पे? जब हम लोग उसका क्या बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर को सेटल कर रहे हैं, मतलब उसको हम लोग रिडीम करके दे रहे हैं, मतलब उसको पैसा रिटर्न दे रहे हैं, तो कहां पे आएगा? प्रीमियम इज डेबिटेड टू रिलेशन अकाउंट, तो 27 का क्या आएगा आप लोग का? बी। आगे आए, चलिए ऑन अमालगमेशन अकाउंटिंग प्रोसीजर यूज्ड बाय द वेंडर कंपनी, अमालगमेशन में जो अकाउंटिंग प्रोसीजर यूज करती है वेंडर कंपनी इज सेम फॉर ऑल टाइप ऑफ अमालगमेशन, क्या सब के लिए सेम रहता है वो?
is different depending upon the whether amalgamation is nature of merger or purchasing company accounting is different from depending upon the whether the companies are private or public is different from depending upon the amount of purchase consideration। तो इसमें क्या होता है, जो वेंडर कंपनी का जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है वो सबके लिए क्या है, सारी कंपनी में अमालगमेशन आएगा तो सब कंपनी के लिए क्या है, सेम है, अलग नहीं है। हाँ, आगे आते हैं। On amalgamation, accounting procedure used by the purchasing company is same in all types of amalgamation। अकाउंटिंग प्रोसीजर सारे कंपनी में, परचेसिंग कंपनी की बात कर रहे हैं, वेंडर कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका आंसर आएगा इज डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द वेदर द अमालगमेशन इज नेचर ऑफ मर्जर और परचेज और डिफाइंड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 14। तो इसका आएगा आप लोग का 29 का बी। ये हर कंपनी का अलग अलग हो सकता है, डिपेंड है वो अमालगमेशन और नेचर के हिसाब से, जो नेचर मर्जर है कि परचेज है के हिसाब से। All the asset and liability of vendor company become the asset and liability of the purchasing company। सारी asset liability वेंडर कंपनी का, जो वेंडर कंपनी होती है वो क्या हो जाती है, asset liability किसकी बन जाती है, परचेसिंग कंपनी की। It is the amalgamation in nature of merger। ये किसके हिसाब से होता है, मर्जर के हिसाब से होता है। आगे लिखा है it is the amalgamation in nature of absorption। absorption के हिसाब से होता है क्या, नहीं। If the amalgamation is in the nature of external reconstruction, नहीं। तो इसका आएगा आप लोग का A, क्योंकि दोनों कंपनी क्या हो रही है, मर्ज हो जा रही है। मर्ज मतलब मिल जा रही है, तो सिंपल बात है, इसकी लायबिलिटी उसकी लायबिलिटी क्या रहेगी, दोनों की सेम रहेगी। मतलब इसी की लायबिलिटी उसकी लायबिलिटी बन जाएगी, इसका असेट उसके क्या बन जाएंगे, असेट बन जाएंगे। दोनों कंपनी क्या हो रही है, मर्ज हो रही है, टेक ओवर नहीं करेगी। क्लियर है। आगे, shareholders holding not less than 90% of the face value of the equity share capital in the vendor company become equity shareholder in the purchasing company। ऐसे shareholders जो आप लोग के 90% से नॉट लेस देन, मतलब 90% से ज्यादा फेस वैल्यू ऑफ द फेस वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल का 90% से ज्यादा का फेस वैल्यू इन द वेंडर कंपनी बिकम इक्विटी शेयर इन द परचेसिंग कंपनी। वो परचेसिंग कंपनी में क्या बन जाते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर बन जाते हैं। If the amalgamation in nature of merger as defined as under section 14, if the purchase consideration is calculated under payment method, if the amalgamation in nature of external reconstruction is defined in company section, if the amalgamation in nature of purchase as defined under section 14। तो यहाँ पे आएगा if the amalgamation is in the nature of merger। मर्जर अगर होगा तो 90% से जो ज्यादा के फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर होल्डर्स है कैपिटल के पैसे, वो दूसरी कंपनी के भी क्या बन जाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर बन जाएंगे। क्लियर। तो ये हो गया 31 का ए। 32 आते हैं हम लोग, द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ वेंडर कंपनी। जो पुरानी कंपनी वेंडर कंपनी जो बिक रही है, जो टेक ओवर हो रही है, उसके एसेट लायबिलिटीज आर इनकॉर्पोरेटेड इन द अकाउंट्स ऑफ परचेसिंग कंपनी। परचेसिंग कंपनी के अकाउंट्स में क्या कर लेंगे, उसको इनकॉर्पोरेट मतलब उसको मिक्स कर लेंगे एट द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पे करते क्या, इफ द अमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर, अगर मर्जर में होगा तो फिर बुक वैल्यू पे करेंगे, ठीक है ना। बाकी परचेस इसमें सब में तो पेमेंट हम लोग करते हैं ना उन लोग को, तो नेट पेमेंट मेथड वो सब देखना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं रहता है, किसमें, मर्जर के अंदर जो बुक वैल्यू रहेगी उसी बुक वैल्यू के हिसाब से हम लोग क्या बोलते हैं, परचेसिंग कंपनी में लिख देंगे। कब, जब हम लोग का वेंडर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है किसके अंदर, परचेसिंग कंपनी। चलिए आगे 32 का भी आप लोग का ए है। 33 का देखेंगे हम लोग, तो उसके बाद ऑप्शन है आप लोग का इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ वेंडर कंपनी आर इनकॉर्पोरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्रीड वैल्यूज। इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी, जो परचेसिंग कंपनी की बुक्स है, द एसेट लायबिलिटी ऑफ वेंडर कंपनी की जो एसेट लायबिलिटीज है आर इनकॉर्पोरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीड वैल्यू। जो एग्री वैल्यू के हिसाब से हुआ है वो आइदर बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू इन द अमालगमेशन इन मर्जर ऑफ इन द नेचर ऑफ मर्जर। तो मर्जर तो नहीं होगा क्योंकि ऊपर का अलग था, यहाँ का क्या अलग है। वहां पे क्या था, बुक वैल्यू, यहाँ पे कौन सा लिखा है, एग्रीड वैल्यू। If the amalgamation nature of purchase or defined as accounting standard 14, तो परचेस के टाइम पे जब हम लोग खरीदते हैं तब हम लोग अपनी मर्जी के हिसाब से एग्रीड वैल्यू, मतलब हम लोग जो एग्री करेंगे वो वैल्यू लेते हैं इसमें। तो ये आएगा हम लोग का 33 का बी आएगा, बराबर है। आगे आते हैं 34 पे। 34 जो है आप लोग का, द डिफरेंस बिटवीन द परचेसिंग कंसिडरेशन एंड द नेट एसेट ऑफ द वेंडर कंपनी इफ एनी इज आइदर डेबिट टू गुडविल अकाउंट और क्रेडिट टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन परचेस कंसिडरेशन में जो डिफरेंस आता है नेट एसेट ऑफ द वेंडर कंपनी इज एनी आइदर डेबिट टू गुडविल अकाउंट और क्रेडिट टू कैपिटल रिजर्व। या तो डेबिट अकाउंट में हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल अकाउंट में लिख देंगे, या तो कहां लिख देंगे, कैपिटल रिजर्व में लिखेंगे। if the amalgamation is in the nature of merger, if the amalgamation is in the nature of purchase under the accounting standard 14, if the purchase consideration calculated on the net asset method, if the amalgamation is in nature of external reconstruction defined at company act। तो जब हम लोग परचेस के हिसाब से, नेचर ऑफ परचेस के हिसाब से करते हैं तो हम लोग ऐसा करते हैं, अगर पैसा ज्यादा दिए तो गुडविल में, पैसा कम दिए तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, ऐसा हम लोग करते हैं। 34 का क्या आएगा आप लोग का बी। 35 पे आते हैं, अंडर परचेस मेथड ऑफ अमालगमेशन। परचेस मेथड जो अमालगमेशन होता है, जो हमने ऊपर देखे भी, द रिजर्व ऑफ द वेंडर कंपनी, जो कंपनी के रिजर्व्स है, आर नॉट ब्रॉट इन द बुक्स ऑफ द परचेसिंग कंपनी। परचेसिंग कंपनी के बुक्स में नहीं लिखेंगे वेंडर कंपनी के रिजर्व्स, एक्सेप्ट स्टैट्यूटरी रिजर्व आर नॉट ब्रॉट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को छोड़ देंगे और बाकी सारे रिजर्व्स को हम लोग क्या कर लेंगे, इसकी बुक्स में लिख लेंगे। किसकी बुक्स में, परचेसिंग कंपनी की, ये याद रखना। हाँ आगे 36, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व। अमालगमेशन जो एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग, उसका रिजर्व्स क्या करते हैं,
36 में लिखा हुआ है बराबर ना, शुड बी शोन एज फिक्स असेट इन द बैलेंस शीट ऑफ द परचेसिंग कंपनी। क्या हम लोग शो करेंगे उसको? एज अ फिक्स असेट शो करेंगे। should be shown as a fictitious asset in the balance sheet of the company, should be shown under reserve and surplus in the balance sheet of the purchasing company, should be shown in the fictitious asset of the balance sheet of the purchasing company। तो जो हम लोग अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व होता है उसको हम लोग कहां शो करते हैं? अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द परचेसिंग कंपनी। परचेसिंग कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उसमें रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर उसको शो करते हैं। किसको? अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व्स को, याद रखना। हाँ, 36 का आ गया आप लोग का सी। 37 पे आते हैं, द अमाउंट्स पेड बाय द परचेसिंग कंपनी टू डिस्चार्ज द डिबेंचर्स आर। जो हम लोग परचेसिंग कंपनी के डिबेंचर्स को डिस्चार्ज करने के लिए पैसा पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं? द इग्नोर व्हाइल कैलकुलेटिंग परचेस कंडीशन बाय नेट मेथड, नेट पेमेंट मेथड, इग्नोर व्हाइल कैलकुलेटिंग द परचेस कंडीशन नेट एसेट मेथड, कंसीडर व्हाइल कैलकुलेटिंग परचेस कंसिडरेशन बाय नेट पेमेंट मेथड। तो इसको क्या करते हैं हम लोग? इग्नोर करते हैं। व्हाइल कैलकुलेटिंग परचेस कंसिडरेशन बाय नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड जब हम लोग करेंगे तो जो ये अमाउंट हम लोग पे करे डिबेंचर होल्डर को डिस्चार्ज करने के लिए उसको क्या करते हैं हम लोग? इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो 37 का क्या आएगा आप लोग का? ए। उसके बाद है आप लोग का 38 का देखिए क्या है? अमाउंट पेड बाय द परचेसिंग कंपनी टू डिस्चार्ज द कंटीजेंट लायबिलिटी। जो परचेसिंग कंपनी ने आपकी कंटीजेंट लायबिलिटी को क्या करा है? डिस्चार्ज किया है। तो इग्नोर व्हाइल कैलकुलेटिंग परचेस कंडीशन बाय नेट पेमेंट मेथड, इग्नोर व्हाइल कैलकुलेटिंग परचेस कंडीशन बाय नेट एसेट मेथड, कंसीडर व्हाइल कैलकुलेटिंग। इसको भी क्या करते हैं हम लोग? इग्नोर करते हैं। अगर हम लोग ने नेट पेमेंट मेथड से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसको भी क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। द अमाउंट पेड बाय द परचेसिंग कंपनी टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप। कंपनी बंद करने के लिए जो खर्चा होता है वो किसने खर्चा किया है? परचेसिंग कंपनी ने किया है। तो इसको भी क्या करते हैं हम लोग? नेट पेमेंट मेथड में इग्नोर कर देते हैं। इसको भी कैलकुलेट में मतलब कैलकुलेशन में लेते नहीं है। तो इसका भी आएगा आप लोग का ए। आगे पीछे हो सकते हैं ऑप्शंस, एग्जाम में सेम नहीं आएगा, तो आप लोग थोड़ा ध्यान में समझ के पढ़ना। द एग्रीड वैल्यू एट विच द एसेट एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर बाय द परचेसिंग कंपनी। जो एग्री वैल्यू पे एसेट एंड लायबिलिटी टेक ओवर कर रहा है परचेसिंग कंपनी, बराबर ना? तो इसमें क्या आएगा? इग्नोर व्हाइल कैलकुलेटिंग परचेस कंडीशन इन नेट पेमेंट मेथड, इग्नोर व्हाइल कैलकुलेटिंग परचेस कंडीशन नेट एसेट मेथड, कंसीडर व्हाइल कैलकुलेटिंग परचेस कंडीशन नेट पेमेंट मेथड। तो इसका आएगा आप लोग का इग्नोर। इसको आप लोग को इग्नोर करना पड़ता है अगर आप लोग ने नेट पेमेंट मेथड से कर रहे हो तो। कितना पेमेंट कर दिया उससे खाली मतलब है, बराबर ना? आगे, द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टेकन ओवर बाय द परचेसिंग कंपनी। ऐसी असेट्स वैल्यू, असेट्स लायबिलिटीज जिसका वैल्यू मतलब उसकी वैल्यू को क्या कहते हैं हम लोग? टेकन ओवर, सॉरी, परचेसिंग कंपनी ने आप लोग की असेट लायबिलिटी को टेकन ओवर किया है, उसकी वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग? ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर आप लोग का 41 दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है? इग्नोर व्हाइल कैलकुलेटिंग परचेस कंसिडरेशन नेट पेमेंट मेथड, इग्नोर व्हाइल कैलकुलेटिंग परचेस कंसिडरेशन बाय नेट एसेट मेथड। तो जिसको नेट एसेट मेथड कर रहे हैं आप लोग, बराबर? तो कितने एसेट आप लोगों ने खरीदे, कितने उतना एसेट लायबिलिटी पे करे वो देखेंगे आप लोग। तो यहाँ पे आप लोगों ने एसेट लायबिलिटी लिया नहीं है तो सिंपल सी बात है, उसको क्या कर दोगे आप लोग? इग्नोर कर दोगे, वहां पे नॉट टेकन ओवर लिखा है। द अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर नॉट रिटन ऑफ। ऐसे एक्सपेंडिचर जो अनअमोर्टाइज हुए हैं, अमोर्टाइजेशन इन लोगों का नहीं हुआ है, वो लोग के बारे में बात कर रहे हैं। तो 42 में देखिए आप लोग का क्या लिखा है? इग्नोर व्हाइल कैलकुलेटिंग परचेस कंडीशन बाय नेट पेमेंट मेथड। इधर भी आएगा इग्नोर व्हाइल कैलकुलेटिंग परचेस कंडीशन बाय नेट एसेट मेथड। तो नेट एसेट मेथड में उसको क्या करते हैं हम लोग? इग्नोर करते हैं। अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंशन जो राइट ऑफ नहीं हुआ है वैसे एक्सपेंडिचर को। नेक्स्ट है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ऑफ वेंडर कंपनी एग्रीड टू बी पेड रीइंबर्स बाय द परचेसिंग कंपनी। लिक्विडेशन एक्सपेंस जो वेंडर कंपनी का है वो एग्री कर लिया उन्होंने कि वो लोग क्या करेंगे? रीइंबर्स करके देंगे परचेसिंग कंपनी। शुड बी, क्या करना चाहिए उसको? तो इसका आएगा आप लोग का कंसीडर व्हाइल कैलकुलेटिंग परचेस कंसिडरेशन, कंसीडर व्हाइल कैलकुलेटिंग परचेस कंसिडरेशन बाय नेट पेमेंट मेथड, इग्नोर व्हाइल कैलकुलेटिंग परचेस कंसिडरेशन वेदर नेट पेमेंट मेथड और नेट एसेट मेथड। तो इसका देखो लिक्विडेशन का जो एक्सपेंस है वेंडर कंपनी एग्री टू बी पेड और रीइंबर्स बाय द परचेसिंग कंपनी, उसने एग्री किया है कि हम लोग उसको क्या करेंगे? रीइंबर्स करेंगे। तो सिंपल सी बात है, इसको पीसी के टाइम पे क्या करते हैं? भले से कोई सा भी मेथड करो, इसको क्या करना पड़ेगा? हम लोग को इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है ना? उसके बाद 44, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 परचेस कंसिडरेशन इज व्हाट इज पेएबल टू। किसको बोलते हैं? किसको पे करना होता है? शेयर होल्डर, शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर, शेयर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर, नन ऑफ द अबव। तो इसका आएगा हम लोग का ए। किसको पे करना रहता है? शेयर होल्डर्स को। जो पैसा पे करना है उसी को हम लोग परचेस कंसिडरेशन बोलते हैं, बराबर ना? आगे 45, व्हेन अमालगमेशन इज द नेचर ऑफ मर्जर द अकाउंटिंग मेथड इज टू बी फॉलोड। जब मर्जर होगा तो कौन सा अकाउंटिंग मेथड हम लोग फॉलो करेंगे, बराबर ना? तो इसका आएगा हम लोग का इक्विटी मेथड, परचेस मेथड, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, नन ऑफ द अबव। तो मर्ज जब हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जितने लोग का अलग अलग इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मतलब उसमें इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर्स, सबके इंटरेस्ट को क्या करेंगे हम लोग? पूल करेंगे, मतलब सबको मिलाएंगे और फिर उस हिसाब से हम लोग उसका अकाउंटिंग मेथड फॉलो करेंगे, बराबर है? तो 45 को क्या आएगा आप लोग का? सी। 46 पे आते हैं हम लोग। अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व इज टू बी ओपन इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरिंग कंपनी टू इनकॉर्पोरेट
हम लोग अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व क्यों ओपन करते हैं ट्रांसफरी कंपनी में, मतलब जो कंपनी खरीद रही है उसको क्यों, ताकि क्या इनकॉर्पोरेट कर सके हम लोग द असेट ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, ताकि हम लोग असेट ट्रांसफर कंपनी का ले सकें, द स्टैट्यूटरी लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, उसकी लायबिलिटी, द स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। तो यहाँ पे आएगा आप लोग का स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को हम लोग कंसिडर करने के लिए, इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व बनाते हैं। अंडर द परचेस मेथड ऑफ अकाउंटिंग, जब हम लोग क्या करते हैं परचेस मेथड यूज करते हैं, द ट्रांसफरी कंपनी इनकॉर्पोरेट्स इन इट्स बुक्स, ट्रांसफरी कंपनी अपनी बुक्स में क्या इनकॉर्पोरेट करता है, तो क्या लिखा है, ओनली एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, ओनली एसेट एंड लायबिलिटी एंड स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। तो इधर आएगा सिर्फ आप लोग का 47 का बी, एसेट लायबिलिटीज और स्टैट्यूटरी रिजर्व को भी कंसीडर करता है परचेस मेथड के अंदर। गुडविल अराइजिंग ऑन अमालगमेशन इज टू बी, गुडविल अगर आ गया हम लोग का तो हम लोग क्या करेंगे, रिटेन इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी अमालगमेशन टाइम पे, अमोर्टाइज इन द इनकम इन ऑन सिस्टमेटिक बेसिस, adjusted again reserve and profit loss account, इसको क्या करते हैं हम लोग amortize कर लेते हैं किसके हिसाब से, टू इनकम सिस्टमेटिक बेसिस के हिसाब से। इसको 48 का भी क्या आएगा आप लोग का बी। आगे आते हैं अंडर द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, द डिफरेंस बिटवीन द परचेस कंसिडरेशन एंड शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफरी कंपनी शुड बी एडजस्टेड, मतलब जो उसने पैसा खरीदा था कितने में और सामने वाली कंपनी जो थी उसका शेयर कैपिटल था, उन लोग के बीच का जो डिफरेंस है उसको किस तरह से हम लोग पूलिंग इंटरेस्ट, जो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में किस तरह से उसको एडजस्ट करते हैं वो हम लोग को बताने का है, बराबर ना। तो देखो क्या लिखा है, जनरल रिजर्व के हिसाब से, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व के, गुडविल और कैपिटल रिजर्व के हिसाब से, या नॉन ऑफ द अबव। तो ऐसे केस में हम लोग किसके हिसाब से उसको एडजस्ट करेंगे, जनरल रिजर्व के हिसाब से, ठीक है ना, किसमें, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट में, हाँ याद रखना, परचेज मेथड में उसका गुडविल और कैपिटल आता है, सॉरी गुडविल और कैपिटल रिजर्व आता है। 49 का आ जाएगा आप लोग का, इसका आंसर है ए, जनरल रिजर्व, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 50 दिया, एट द टाइम ऑफ अमालगमेशन परचेज कंसिडरेशन डज नॉट इंक्लूड, अमालगमेशन के टाइम पे पीसी में क्या इंक्लूड नहीं होता है, द सम व्हिच इज ट्रांसफर कंपनी विल डायरेक्टली पे टू द क्रेडिटर टू द ट्रांसफर कंपनी, जो पैसा इंक्लूड है कहां पे, जो पेमेंट के टाइम पे क्रेडिटर को पेमेंट के टाइम पे, ठीक है ना, पे टू द क्रेडिटर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, पेमेंट मेड टू द फॉर्म ऑफ असेट्स बाय द ट्रांसफर ऑफ कंपनी शेयरहोल्डर ऑफ ट्रांसफर, पेमेंट प्रेफरेंस शेयर इशूड बाय द ट्रांसफर कंपनी टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, प्रेफरेंस शेयर इशूड बाय द ट्रांसफर कंपनी टू द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। तो ये प्रेफरेंस शेयर तो इशू करते हो तो इंक्लूड करते हैं हम लोग, खाली आएगा द सम ऑफ ट्रांसफरिंग will directly pay to the creditors of the transfer company, ट्रांसफर कंपनी के डायरेक्टली क्रेडिटर को जो पैसा पे किया जाता है उसको पीसी में इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है ना, कौन से मेथड के अंदर, परचेज पीसी के अंदर इंक्लूड, अमालगमेशन के अंदर। चलिए ये हो गया आप लोग का 50 का क्या हो गया आप लोग का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 51, द असेट व्हिच इज नॉट टेकन ओवर असेट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग पीसी, जो असेट्स को हम लोगों ने लिए ही नहीं, बराबर ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको कहां लेंगे, कंसिडरेशन उसका कहां करेंगे, परचेस कंसिडरेशन, बराबर ना, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग परचेस कंसिडरेशन इज, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, तो इसको लिखेंगे हम लोग, देखो लूज टूल्स, बिल रिसीवेबल, मशीनरी और शेयर इशू एक्सपेंसेस। तो इधर आएगा हम लोग का शेयर इशू एक्सपेंसेस, बराबर ना। ऐसी कौन सी असेट्स है उसने ये पूछा है जिसको हम लोग पीसी के टाइम पे, कैलकुलेशन के टाइम पे नहीं लेते हैं, बराबर ना, कौन से मेथड में, नेट असेट मेथड में। तो नेट असेट में शेयर इशू एक्सपेंस असेट होता ही नहीं है, क्योंकि उसको नॉर्मली वो क्या बोलते हैं, एक फिक्टिशियस होता है, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है ना। पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड इज ऑफ इज अ मेथड ऑफ पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट, जो है ये काय का मेथड है, ये हम लोग को बताने का, बराबर ना। तो ये काय का मेथड है हम लोग का, चार्जिंग डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन, तो अमालगमेशन की अकाउंटिंग का मेथड है ये, तो इसका आएगा बी। नेक्स्ट है, in which of the following method the purchase consideration is calculated on the basis of agreed value of the shares of the transferring company, ट्रांसफरी कंपनी के शेयर्स के हिसाब से एग्री किया जाता है, ये कौन सा मेथड यूज करते हैं हम लोग, बराबर ना, तो वो पूछना है। तो नेट एसेट मेथड, नेट पेमेंट मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड और नन ऑफ द मेथड। इसके अंदर आता है इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक मतलब उसकी वैल्यू कितनी फेस वैल्यू है शेयर्स की, उसके हिसाब से लोगों को खरीदा जाता है, ठीक है ना। आगे 54 में लिखा है आप लोग का, द एडजस्टमेंट एंट्री पास टू एलिमिनेट द इंटर कंपनी बिल ऑफ एक्सचेंज इज, जो इंटर कंपनी बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या है, समझो एग्जांपल रिलायंस और टाटा, रिलायंस ने टाटा को बेचा है, तो अभी और रिलायंस ही टाटा को क्या कर रहा है, खरीद रहा है, तो एक दूसरे के क्या लोग बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल, तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे वो लोगों ने पूछा है, बराबर ना। तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, डेबिट बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट बिल रिसीवेबल, बराबर ना। बिल्स पेबल को क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे, और बिल रिसीवेबल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे सारे, तो क्या हो जाएगा आप लोग का, सारे एडजस्टमेंट हो जाएंगे, क्योंकि उसके बिल्स पेबल खत्म कर देंगे और इसके बिल्स रिसीवेबल क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, जो एक दूसरे से रिलेटेड होगा वो, सबको नहीं, हाँ तो सबको खत्म कर दो तुम लोग, किसी और से भी पैसा ले लेंगे, एक दूसरे का, इंटर कंपनी बोले ना उसने, क्लियर है। तो 54 का ए। अंडर परचेज मेथड के अंदर एनी एक्सेस ऑफ द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर द नेट असेट ऑफ द ट्रांसफर कंपनी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज, परचेज मेथड में जब भी हम लोग एक्सेस अमाउंट देंगे परचेज कंसिडरेशन से ज्यादा,
बराबर ना। तो उसको क्या कंसिडर करेंगे, अब सिंपल सी बात है, उसको कंसिडर करते हैं हम लोग गुडविल। अभी हम लोग थोड़ा ऊपर पहले तुम लोग को बताया था, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ आप लोग को, गुडविल। नेक्स्ट आता है, इफ देयर इज अ प्रोविजन फॉर आरडीडी अगेंस्ट द डेटर, आरडीडी हम लोग ने बना के रखे डेटर के अगेंस्ट में, सच डेटर आर ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट एट, सच डेटर हम लोग को, ऐसे डेटर्स को हम लोग को रिलेशन अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करना चाहिए, वो उसने पूछा है, बराबर ना। तो लिखा है देखिए, नेट अमाउंट डेटर लेस आरडीडी, डेटर में से आरडीडी माइनस करके, कि करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से, कि ग्रॉस अमाउंट टू डेटर, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आएगा आप लोग का 56 का ग्रॉस अमाउंट ऑफ द डेटर। ग्रॉस अमाउंट ऑफ डेटर मतलब डेटर का कितना मेन वैल्यू था उसके हिसाब से, ठीक है। आगे, अंडर पेमेंट मेथड परचेज कंसिडरेशन फॉर द अमालगमेशन मींस, अगर पेमेंट मेथड में करेंगे हम लोग, और परचेज कंसिडरेशन फॉर द अमालगमेशन, परचेज कंसिडरेशन अमालगमेशन के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे, बराबर ना। तो 57 का देखिए क्या आप लोग का, एग्रीगेट शेयर्स ऑफ एंड कैश टू शेयर होल्डर्स, कैश शेयर्स और कितने हम लोग कैश दे रहे हैं, aggregate to shares and cash payment on debenture holders, share cash payment to debenture holder and expense of relation, none of the above। तो इसमें आएगा सिर्फ हम लोग का ए आएगा शेयर, 57 का ए, सिर्फ शेयर्स और कैश कितना दे रहे हैं उसको हम लोग पेमेंट मेथड में इंक्लूड करते हैं। लॉस और प्रॉफिट ऑफ रिलेशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ट्रांसफर कंपनी अंडर द अमालगमेशन 2। तो अगर हम लोग को रिलेशन में क्या हो गया, लॉस हो गया, तो हम लोग उसको कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नन ऑफ द अबव। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ट्रांसफर करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में, ठीक है ना। लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, इक्विटी शेयर अकाउंट में, मतलब उल्टा रहेगा, अगर डेबिट साइड आएगा तो क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड आएगा तो डेबिट साइड। अकाउंट बनाएंगे आप लोग तो याद होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ईच शेयर इक्विटी शेयर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी इज 250। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब इसकी फिलहाल वैल्यू कितनी है, 250 की। दैट ऑफ द ट्रांसफर कंपनी इज 400, और ट्रांसफर कंपनी जो ट्रांसफर कंपनी उसकी कितनी है, 400। द रेशियो ऑफ एक्सचेंज ऑफ द शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, अगर हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से, तो क्या निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, इधर अगर हम लोग लिखेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 400। अगर आप लोग रेशियो देखो तो यहाँ पे क्या आएगा 400, और यहाँ पे क्या आएगा, दूसरे वाली कंपनी का क्या आ जाएगा, यहाँ पे है 250, बराबर ना। अब अगर आप लोग देखोगे तो दोनों 50 के टेबल में आते हैं, ये हो जाएगा 58 जा और ये हो जाएगा 55 जा, तो 8 और 5, तो 59 का क्या रहेगा आप लोग का आंसर सी। तो ये आप लोग पढ़ लीजिए, ताकि आप लोग को अभी से प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स आएंगे 20 मार्क्स के, तो आप लोग को काम आएगा। और अगर आपकी नसीब अच्छी रही, क्या बोलते हैं, ऑनलाइन पेपर हुआ, तो फिर तो आप लोग को पूरा पेपर ही ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहता है, तो आप लोग को और मेहनत करना पड़ेगी। तो ये आप लोग के काम की चीज है। तो थोड़ा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों से, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर लेके, चैप्टर नंबर 2 आप लोग का, जिसका नाम है हम लोग का फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज हम लोग ने बनाई है।